हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम भारतीय संविधान डिस्कस कर रहे थे, उसको आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा उसे ही प्रस्तावना कहा जाता है, तो प्रस्तावना को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, मैं बहुत सी शब्दावली का अर्थ भी बताऊंगा और यह लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यह सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसके पहले हमने और लेक्चर डाल चुके हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए उन्हें ही संविधान में उद्देशिका में शामिल किया गया था। हमने पढ़े थे, आपको मैं बताता हूं कहां पढ़े थे। देखो, ये लिखा है, संविधान सभा की कार्यकारिणी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ था और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति के बाद संविधान सभा में संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की गई थी। तो इतनी तारीख को अपना लिया गया था, इतनी तारीख को उद्देशिका का प्रस्ताव पेश किया गया था पंडित नेहरू द्वारा। तो ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो जब संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा गया था, पेश किया गया था उद्देशिका का प्रस्ताव, तो उसमें वो ऐसी नहीं थी। यहां जो लिख रखी है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधित उद्देशिका निम्न प्रकार की है। तो 42वें संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन में हर चीज को, कई चीजों को जोड़ी गई है। तो आप 42वें संविधान संशोधन को जोड़ने से याद रख सकते हैं और 44वें संविधान संशोधन को हटाने से याद रख सकते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संशोधित किया गया उद्देशिका को। वह उद्देशिका इस प्रकार की है जिसको हमको पढ़ना है। तो देखिए, प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग। क्या है? सबसे पहले मैं प्रस्तावना पढ़ूंगा, फिर आपको उसका डिटेल और एक्सप्लेनेशन करूंगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सामाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की सामान्यता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं और अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है फ्रेंड्स। जो संविधान के शुरू में सामने में जो प्रस्तावना, जो पृष्ठ होता है, बुक खोलेंगे आप तो सबसे पहले आपको संविधान की प्रस्तावना मिलेगी। अभी भी एनसीईआरटी की जितनी बुकें रहती है उसमें प्रस्तावना सामने में दिया ही रहता है। तो ये मैंने प्रस्तावना आपको पढ़ के बताया। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को देखना है ध्यान से और हर एक चीज को समझना है। शब्दावली बहुत जरूरी है, इसी से हमको संविधान की रूपरेखा समझ में आएगी कि संविधान हमारा कैसा है। प्रस्तावना यह प्रकट करती है फ्रेंड कि हमारे संविधान की रूपरेखा कैसी है, हमारा संविधान कैसा है, उसका उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान के क्या उद्देश्य हैं। उद्देशिका यह बताती है कि संविधान जनता के लिए है तथा जनता की अंतिम संप्रभुत्व है ना। यह जाना जा सकता है कि संविधान किस तारीख को लागू हुआ, ये सब हमें प्रस्तावना से पता चलता है। यानी है ना, उद्देशिका के लक्ष्य आकांक्षाओं को प्रकट करती है, संविधान के लक्ष्यों को, उसके आकांक्षाओं को प्रकट करती है। बहुत सारी चीजें हैं। प्रस्तावना समझ में आया।
प्रस्तावना उद्देश्य को प्रकट करती है, हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है, हमारे नागरिकों को क्या क्या छूट हमने दिए हैं, क्या हमारा संविधान कैसा है, हमारा संविधान कैसा लागू होता है। तो ये सब बातें, हमारा भारत में संविधान किस प्रकार का कार्य करता है, ये सब चीजें बताती है प्रस्तावना। प्रस्तावना की प्रकृति जो होती है, तो अब आगे देखते हैं सबसे पहले इसको। तो देखिए, प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग यानी संविधान जिसने बनाया, संविधान जिसने बनाया, तो संविधान बनाने वाले भी लोगों को तो हमने ही चुना था। तो हम भारत के लोग, संविधान की शुरुआत कहां से होती है पूछा जाएगा, सॉरी, प्रस्तावना की शुरुआत तो हम भारत के लोग, हम भारत के लोग यानी भारत की जनता। संविधान किसने बनाया, उससे शुरुआत होती है। तो हम भारत के लोग यानी संविधान बनाया है, संविधान के स्रोत, हम भारत के लोग यानी हम संविधान के स्रोत है जो संविधान को बनाया है ना। तो हम भारत के लोग से शुरुआत होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब समझना है क्या होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत पूर्ण रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है और कानूनी दृष्टि से ना तो उस पर किसी आंतरिक शक्ति और ना ही किसी बाहरी शक्ति का गुलाम है। हम संपन्न हैं, हम संपन्न हैं, हम आंतरिक और बाहरी रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बन चुके हैं। तो उसको दर्शाता है फ्रेंड्स ये शब्दावली है। समझ में आया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की डेफिनेशन। मैं यहां पे लिख के तो नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन जो बोल के बताया है ना, प्रभुत्व का मतलब ही है राज्य की सर्वोच्च पारिका राजनीतिक शक्ति घोषणा करती है कि राज्य राजनीतिक तथा बाहरी शक्ति की प्रभुता स्वीकार नहीं करता। किसी बाहरी और किसी आंतरिक भी, कोई अंदर का भी कोई ऐसा शक्ति नहीं है, कोई राजा महाराजा इसकी उसकी, और कोई बाहरी शक्ति भी, काहे कि भारत पहले ब्रिटिश का गुलाम था। तो हम किसी के गुलाम नहीं है। इसका डायरेक्टली एक मतलब याद रखें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हम संपन्न हैं और हम संपन्न हैं, भारत पर किसी आंतरिक और बाहरी रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, यह भी हो सकता है। और इसका मतलब एक ये है, हम आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से किसी के गुलाम नहीं हैं, हम संपन्न हैं, है ना। तो आपको समझ में आ गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद बात करेंगे समाजवादी। समाजवादी शब्द से क्या है, राज्य के सभी आर्थिक और भौतिक संसाधनों पर आंतरिक रूप से राज्य का अधिकार है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीय निहित नहीं है। तो समाजवादी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका मतलब अगर आप समझ गए समाजवादी, है ना, तो भारतीय समाजवादी अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो भारतीय सामाजिकवाद अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक है। हमारा जो साम्राज्यवाद है वो भारतीय रूप से लोकतांत्रिक है। समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति लोकतांत्रिक माध्यम से होनी चाहिए। यह शब्द भारत में एक जन कल्याण राज्य के रूप में स्थापित कर देता है। तो समाजवादी में भारत को एक जन कल्याण राज्य के रूप में स्थापित कर देता है, उसका मतलब है समाजवादी। तो क्या समझ में आया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी यानी भारत को एक जन कल्याण राज्य के रूप में स्थापित करते हैं, है ना, भारत को एक जन कल्याण राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है धर्मनिरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब धर्मनिरपेक्ष, इसका अर्थ होता है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। भारत में जितने भी राज्य है उसका कोई अपना धर्म नहीं होगा। सभी धर्मों को समान अधिकार दिया जाएगा। सभी धर्मों को समान आधार दिया जाएगा, सभी को समान समझा जाएगा, उसे ही धर्मनिरपेक्ष कहा गया है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब समझ में आया।
राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। कभी पूछा गया आपको तो राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। धर्म पर आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म पर आधारित भेदभाव सामान्य करना, धर्मों के प्रति राज्य अपने, तो ये समझ में आया। तो ये इसमें कोई राज्य रोक टोक नहीं करेगा, किसी राज्य में धर्म के अधीन नहीं होगा, हर धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी। तो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब वही है, हमारा भारत जो है वो धर्म निरपेक्ष है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है और भारत का भी कोई अपना धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्मों को मानने की इजाजत दी गई है, सब अपने धर्म को मान सकते हैं और मानने के साथ साथ अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने पूजा पाठ, अपने तौर तरीके जो भी हैं उनको अपना सकते हैं। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है, उसे ही पंथ निरपेक्ष कहा गया है। उसके बाद करेंगे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था जिसका संचालन लोगों या उसके चुने गए प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र का मतलब यहां पर क्या है? ऐसी व्यवस्था जिसका संचालन लोगों या उनके चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। उनके चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है, उसे ही कहा जाता है लोकतंत्र का मतलब समझ में आ गया आप? जिसका संचालन राज्य की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है, वही है लोकतंत्र। वो जनता द्वारा चुने गए हैं, है ना। तो ऐसी व्यवस्था, लोकतंत्रात्मक देश है अपना भारत, ऐसी व्यवस्था है जिसका संचालन लोगों या उसके चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। क्या कि हमने ही चुन के भेजे हैं, सांसद, विधायक, राष्ट्रपति सब ये चुने हैं, प्रधानमंत्री, है ना। तो इनके द्वारा संचालन किया जा रहा है, इसे ही लोकतंत्रात्मक प्रणाली या लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। उसके बाद गणराज्य। तो देखिए लोकतंत्र और गणराज्य में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन गणराज्य बनाने के लिए, तो गणराज्य का मतलब यहां पे क्या है कि देश का सार्वजनिक मामला माना जाता है गणराज्य को। किसी शासक की निजी संस्था या संपत्ति नहीं है ये किसी राजा या किसी शासक की निजी संपत्ति या संस्था नहीं है। यह एक गणराज्य के भीतर सत्ता के प्राथमिक पद, ये गणराज्य के भीतर जो सत्ता होती, सत्ता का प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलता। गणराज्य में राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता। हमारे देश का सर्वोच्च पद जो है राष्ट्रपति का, हमारे देश का सर्वोच्च पद जो है वंश अनुगत नहीं है। हमारे देश का सर्वोच्च पद जो है वो वंश अनुगत नहीं है। तो हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है वो वंश अनुगत नहीं है, उसे ही कहा गया है गणराज्य। गणराज्य बनाने के लिए, तो गणराज्य का मतलब समझ में आ गया, हमारे देश का सर्वोच्च पद जो है वो वंश अनुगत नहीं है, ये समझना है। हमारे देश का सर्वोच्च पद जो है वो वंश अनुगत नहीं है, ये अंतर आएगा गणराज्य में। यानी राज्य प्रमुख निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। भारत में जो भी राजा बनेगा वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा, उसे ही कहा गया गणराज्य। तो अब लोकतंत्रात्मक और गणराज्य में समझ में आ गया। लोकतंत्रात्मक में बोला गया है कि ऐसी व्यवस्था जो संचालन लोगों के प्रतिनिधित्व के द्वारा किए जाते हैं, और गणराज्य का मतलब ये होता है सर्वोच्च पद जो है वो वंश अनुगत नहीं है ना। बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को, भारत के जितने भी समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। सामाजिक न्याय, कैसी सामाजिक न्याय की बात की जाए तो सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि यहां पे रहने वाले जो सजीव हैं, सजीवों को स्पष्ट यह अस्तित्व तथा सामाजिक सुधार करने, सामाजिक रीति रिवाजों को मानने के लिए के सभी को शामिल करने का प्रयास करता है। तो सामाजिक न्याय कैसा? तो आप समाज में रहना चाहते हैं तो आप अपने समाज के रीति रिवाज को मान सकते हैं, भाईचारे के साथ रह सकते हैं, साथ में मिलके रह सकते हैं, अपने रीति रिवाजों को मान सकते हैं, है ना। तो ये बताया गया है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देता है, तो ये याद रखना है ना। तो सामाजिक न्याय का मतलब समझ में आ गया। सामाजिक न्याय देता है, समाज के प्रति न्याय देता है, सामाजिक न्याय,
है ना। सामाजिक न्याय का अर्थ वही समझ में आ गया, समाज सुधारने के लिए, सामाजिक रीति रिवाज को मानने के लिए, रीति रिवाज के साथ रहने के लिए। अब आप अपने समाज को अपने हिसाब से रह सकते हैं, आप अपने समाज को अपने हिसाब से विस्तार कर सकते हैं, आपको अपने समाज के रीति रिवाजों को मान सकते हैं। ये सामाजिक न्याय प्रदान करता है। उसके बाद आर्थिक न्याय भी देता है। आर्थिक न्याय कैसा, यानी करों का स्तर निर्धारित करता है। राज्य सरकार हमारी करों का स्तर निर्धारित करता है। सरकार का बजट आर्थिक रूप से असमानता नहीं होना चाहिए। आर्थिक न्याय कैसी प्रदान कर रहा है कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं उनको आर्थिक स्थिति में मदद कर रहा है ना, उनकी आर्थिक स्थिति में मदद कर रहा है, जो भी आर्थिक न्याय से रिलेटेड है ना। तो जैसे कोई गरीबी रेखा का कार्ड, उनको फ्री में चावल दिया जा रहा है, तो ये आर्थिक मदद भी कर रहा है, आर्थिक न्याय भी प्रदान कर रहा है। ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं है, कोई अमीर है कोई गरीब है, आर्थिक न्याय भी प्रदान कर रहा है। तो समझ में आया फ्रेंड, है ना। तो आर्थिक न्याय का मतलब आप समझ सकते हैं। तो आर्थिक न्याय भी प्रदान करता है। उसके बाद राजनीतिक न्याय भी प्रदान करता है। राजनीतिक न्याय कैसा, राजनीतिक न्याय का मतलब यहां पे ये है शासन प्रणाली के प्रति, यानी सब वयस्कों को प्रतिनिधित्व, यानी कोई भी वयस्क, कोई भी इंसान चुनाव में भाग ले सकता है, वयस्क प्रतिनिधित्व कर सकता है चुनाव का, है ना। नियम अनुसार निष्पक्ष चुनाव लड़ सकता है, निष्पक्ष चुनाव होगा यहाँ पे क्या है, नियम अनुसार निष्पक्ष चुनाव होगा भारत में। और चुनाव में सभी नागरिकों को प्रत्याशी बनने का अधिकार देता है। सभी नागरिकों को, आप में काबिलियत है तो आप बनिए। तो आम नागरिक, कोई भी नागरिक अपना चुनाव का प्रत्याशी बन सकता है, इसकी पूरी स्वतंत्रता है। और यहाँ पे नियम अनुसार निष्पक्ष चुनाव होता है, नियम के अनुसार होता है। तो यहाँ पे राजनीतिक न्याय, तो संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो ये तीनों न्याय आपको समझ में आया। उसके बाद देखिए ये विचार की स्वतंत्रता, हमारे प्रस्तावना जो है विचार की स्वतंत्रता देता है। विचार की स्वतंत्रता है पूरी, किसी सूचना या विचार को लिखकर, बोलकर या किसी अन्य रूप से बिना किसी रोक टोक के अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता भी दी गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाती है। तो विचार की स्वतंत्रता, है ना, आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सरकार के सामने रख सकते हैं। आपके मन में जो है आप बोलकर, लिखकर, अन्य किसी रूप से, है ना, पेपर में छापकर, कोई रोक टोक नहीं है उसमें, सोशल मीडिया के जरिए ये सब कर सकते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है हमें, यानी विचार की स्वतंत्रता दी गई है। विचार, आपका जो विचार है उसकी स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन ये स्वतंत्रता विचार की अच्छे के लिए दी गई है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे रहे हैं, वैसा नहीं, अच्छे कामों के लिए। कोई चीज का विरोध कर रहे हो आप, कोई चीज गलत हो रही है तो उसका आप विरोध कर रहे हो, तो ये विचार की स्वतंत्रता दी गई है ना। उसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप बोल सकते हैं के तहत सभी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता है। राज्य हमको अधिकार देता है, हमारे को राज्य ये अधिकार देता है कि हम किसी फिल्म, चित्र, साउंड के माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 1 के तहत, ये सब आगे पढ़ेंगे हम। तो अभिव्यक्ति, बोलने की भी पूरी स्वतंत्रता दी गई है। कोई विचार की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। विश्वास की स्वतंत्रता दी गई है। विश्वास की स्वतंत्रता से आप क्या समझेंगे, विश्वास की स्वतंत्रता से आप क्या समझ सकते हैं आप? विश्वास की स्वतंत्रता, है ना, किसी भी विचारधारा को किसी पार्टी में अपना सकते हैं, किसी भी विचारधारा में किसी भी पार्टी को आप अपना सकते हैं। राज्य आपको स्वतंत्रता देता है, आपको विश्वास की स्वतंत्रता दी गई है कि आपको जो पार्टी चाहे राजनीतिक, आप उसको जाके अपना सकते हैं। राज्य आपको स्वतंत्रता देता है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। तो विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता देता है। धर्म तो धर्म की स्वतंत्रता कैसा, हम किसी भी धर्म में पैदा हुए हों,
हम कोई भी धर्म मान सकते हैं या अपना सकते हैं, या हम अपने धर्म में रह सकते हैं, है ना। कोई भी स्वतंत्रता देता है, ये स्वतंत्रता देता है हमको। अगर कोई दूसरा धर्म मानना है तो हमको उसकी भी स्वतंत्रता मिलती है। आप अपने खुद के धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप अपने खुद के धर्म को मान सकते हैं, बस आप दूसरों के धर्मों की आलोचना ना करें। सभी धर्म अच्छे हैं, लेकिन दूसरों के धर्म की आलोचना ना करें। वो भी करते हैं कई लोग, लेकिन नहीं करना चाहिए। आप अपना धर्म भी बहुत अच्छा है, दूसरों का धर्म सभी अच्छे हैं, तो आप अपने धर्म की प्रशंसा कर सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं आप, लेकिन दूसरों के धर्म की आलोचना करना ये गलत बात है ना। तो ये स्वतंत्रता मिली है यहाँ पे, धर्म की स्वतंत्रता। बात कर रहे थे हम धर्म की स्वतंत्रता की। हम किसी भी धर्म में पैदा हुए हों, हम कोई भी धर्म मान सकते हैं या हम नहीं मानना चाहते, इसकी हमें राज्य पूरी स्वतंत्रता देता है। कोई के भी प्रति, है ना, तो हमें राज्य पूरा स्वतंत्रता देता है कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं। ये आपको राज्य स्वतंत्रता देता है, हमें धर्म की स्वतंत्रता मिली है। बात करेंगे अब उपासना की स्वतंत्रता। उपासना की स्वतंत्रता यानी हमारी पूजा पद्धति कैसी है, हमारी पूजा पद्धति जैसी भी है, हम उस हिसाब से हम अपनी पूजा पद्धति कर सकते हैं। हम उसमें राज्य कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, उस पर राज्य कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। पूजा करने का तरीका आप जैसा चाहे वैसा अपना सकते हैं, उसे ही कहा गया है उपासना की स्वतंत्रता। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में, यानी उपासना की स्वतंत्रता के बाद आएगा प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा यानी स्टेटस। सबको एक जैसा स्टेटस दिया गया है, सबको एक जैसी प्रतिष्ठा दी गई है। प्रतिष्ठा, कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है, यहां पे कोई ना बड़ा है ना कोई ना छोटा है। यहां तक कि उपाधियों का अंत भी कर दिया गया, किसी को कोई उपाधि नहीं दी गई है। यह सब राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य ने उपाधियों का अंत कर दिया है, हर किसी की प्रतिष्ठा को सामान रखा है। यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, ये भी हमको संविधान से मिला है। और अवसर की समानता, हमें अवसर भी दिया जाता है, हमें अपॉर्चुनिटी देता है राज्य कि आप वह हर चीज कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन वो गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। आपकी जो इच्छा है, आपको जो करने की इच्छा है, आप वो कर सकते हैं, लेकिन वो गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, कानून के बाहर या कानून के दायरे के बाहर का नहीं होना चाहिए। तो अवसर की समानता भी हमें हमारा संविधान प्रदान करता है प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा रहे थे, व्यक्ति की गरिमा से। तो गरिमे का मतलब मैंने बताया था आपको, हमारे संविधान ना सिर्फ जीने का बल्कि हमें गरिमा के साथ, सम्मान के साथ जीने का हक देता है, गरिमा के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है ना। आप अपनी कोई गरिमा है, आपकी भी तो अपनी कोई गरिमा है, आपकी भी तो अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप छोटा काम कर रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी खुद की भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं ये काम कर रहा हूं, तो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, तो अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने का हक देता है। आपने एक अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर का डायलॉग था, मुझे याद आ रहा है, जब वो जूता पॉलिश करते रहता है, उधर से एक अंग्रेज या रईस आदमी आता है, जूता पॉलिश करवाता है। जूता पॉलिश करवाने के बाद वो जो पैसे हैं उसको फेंक के देता है, तो वो भी कहता है साहब मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। वो क्यों कहता है कि मेरा भी तो कोई स्टाइल है, मेरा भी तो कोई काम करने का तरीका, मेरी भी तो गरिमा है, मैं जो काम कर रहा हूं उसकी भी तो वैल्यू है कुछ है। वो पैसे फेंक के देता है, तो वो उसको बोलता है कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो ये बता रहा हूं मैं कि हर काम की एक रिस्पेक्ट है खुद के लिए, है ना। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप कोई छोटा काम कर रहे हैं तो आपको कोई बड़ा व्यक्ति बोलेगा कि तेरा काम छोटा है रे, है, या ऐसा नहीं। सब काम की अपनी अपनी रिस्पेक्ट है। तो व्यक्ति की गरिमा, है ना, व्यक्ति की गरिमा याद रखना है। हमें गरिमा के साथ, सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है, यह बात की गई है इसमें आपको। उसके बाद है और राष्ट्र की एकता, जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा राष्ट्र की एकता है ना। एकता क्या है, भारत विविधताओं से भरा हुआ है। भारत जो है हर जगह अलग अलग विविधताएं देखने को मिलेगी, तो विविधता भी रहते हुए भारत में हमारे को एकता अपनाना है, एकता को अपनाना है, एकता को अपनाना है। हम एकता के साथ रहेंगे, हमारे राष्ट्र की एकता बनाए रखना है हमको, हमारे जो राष्ट्र की एकता है उसको बनाए रखना है।
अलग बातें, उल्टी बातें नहीं करना है। हमारे को विविधताएं हर जगह पाई जाती, कहीं की भाषा अलग है, कहीं कुछ, लेकिन हम भारत के लोग हैं, हमें राष्ट्र की एकता को बनाए रखना है, ये बात की गई है। और अखंडता सुनिश्चित करने, अखंडता से क्या तात्पर्य है यहाँ पे? अखंडता का मतलब है भौगोलिक संकल्पनाओं में किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत का निर्माण एक बार हो गया 1947 में, यानी स्वतंत्र हो गया, और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हो गया, कानून लागू हो गया। उसके बाद भारत अखंडता सुनिश्चित करने, अखंडता का मतलब है भारत भौगोलिक, जो भूगोल बना था भारत का उस टाइम पे, किसी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है। किसी राज्य को अलग का मतलब राज्य अलग हो सकता है, किसी राज्य को अलग होकर नए देश बनने का कोई अधिकार नहीं है। कि कोई दूसरा राज्य बोले कि नहीं मुझे, हमारे को नया देश चाहिए, हमको नया देश बना दो, तो नहीं, नया देश नहीं बनाएंगे, नया राज्य बन सकता है सिर्फ जो भारत में ही रहेगा। तो अखंडता का मतलब वही है, भौगोलिक संकल्पना, किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है ना। तो समझ में आ गया। अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्ता, बंधुत्ता, बंधुत्ता का मतलब है यहां पे भाईचारा, भाईचारा है ना। सभी नागरिकों के बीच भाईचारा की भावना को बढ़ावा देना, सभी नागरिकों को अपने भाईचारे के साथ रहना चाहिए, भाईचारा की भाईचारा को बढ़ावा देना चाहिए। हम भारत के लोग हैं, हम भारत के वासी हैं, हमें अपनी अपनी नहीं लगाना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। काहे कि हम इंडियंस हैं, हम सब भारतीय हैं, हमें भाईचारे के साथ रहकर एक मेक को बढ़ावा देना है, आगे बढ़ाना है, भाईचारे के साथ रहना है। तो इसका मतलब वो ये बंधुत्ता बढ़ाने, क्या लिखा है वहां, बंधुत्ता को बढ़ाने के लिए, है ना, अपने भाईचारे को बढ़ाने के लिए काम करना है, अपने भाईचारे को बढ़ाने के लिए काम करना है। तो ये समझ में आ गया, भाईचारा, सभी नागरिकों के बीच अपनी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, बंधुत्व के बीच अपने सभी भाईचारों की भावनाओं को बढ़ावा देना, बंधुत्व को बढ़ावा देना, ये मतलब है। उसके बाद दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा को, दृढ़ संकल्प होकर, जब ये प्रस्तावना पेश कर रही गई है, जिस दिन लागू हुई है ना, ये बन के तैयार हो गई थी, दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूरा पारित हो गया था, तैयार हो गया था पूर्ण रूप से। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको मिति मर्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, है ना। उसके बाद को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करना यानी स्वीकार करना, अंगीकृत करना यानी स्वीकार करना, स्वीकार करते हैं और अधिनियमित करते हैं, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं आप भारत की जनता को, भारत की जनता यानी भारत को आप आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान, अब इस हिसाब से पूरा देश चलेगा, है ना। तो ये संविधान की प्रस्तावना थी फ्रेंड्स। एक बार और मैं पढ़ के बताऊंगा क्या है ये संविधान के वर्ड, आपको याद होना, कई बार क्रम आ जाता है पेपर में। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्ति को गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने, बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर अपनी संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1950 को मिति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो यह है हमारे संविधान की प्रस्तावना। तो इसको याद रखना है, इसके शब्दावलियों को याद रखना है, कई बार उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो ये है हमारे संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देश्य, यानी ये उद्देश्य का क्यों कहा गया है कि संविधान का क्या उद्देश्य है उसको यहाँ पे दिखाया गया सामने में। संविधान का क्या उद्देश्य है उसको हम बताए, हमारे संविधान की पृष्ठभूमि कैसी है, हमारा संविधान किस पर आधारित है, कैसा है, उसको दिखाया गया है। तो उसके बाद अब यहाँ से हम प्रस्तावना से की मुख्य बातों को डिस्कस करेंगे और मैं आपको काम की चीज़ें बताऊंगा जो परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है।
तो पहले यहाँ जो फैक्ट लिख रखे हैं उनको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको और अगर एक्स्ट्रा लगे कुछ तो बताऊंगा। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, चाबी कुंजी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, इसको याद रखना है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता। देखो, प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता, ऐसा यहां कहा गया है। अब आगे देखेंगे। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। कभी क्वेश्चन पूछा आपको, संविधान क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन ये पूछ सकता है, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? तो भारत की जनता या भारत के लोग। संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? तो भारत की जनता या भारत के लोग। लेकिन अगर यह ऑप्शन नहीं रहा संविधान की जनता, तो भारत का संविधान देगा। भारत का संविधान है ना, भारत का संविधान देगा, तो संविधान रहेगा तो सही हो जाएगा, लेकिन अभी भारत के लोग। तो प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों केंद्र बिंदु अथवा स्रोत क्या है? तो ये भारत के लोग, भारत की जनता संविधान की शक्ति का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में शब्द लिखे हुए हैं हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं, है ना। तो ये बताया गया है यहाँ पे प्रस्तावना में लिखित शब्द जो है हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, है ना, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। यह लोगों को सर्वोच्च संप्रभुत्व का उद्घोष करते हैं। तो ये समझने वाली बात है यहाँ पे। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल 1957 में लिया गया था। ये बनाम मदन गोपाल 1957 में यह निर्णय लिया गया था कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। ऐसा लिया गया था सबसे पहले, है ना। उसके बाद यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। ये भी कहा गया था किसमें? बनाम मदन गोपाल 1957 में। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स? बेरूबाड़ी यूनियनवाद 1960, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। बेरूबाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना निर्वाचन में सहायता करेगी जहां भाषा संदिग्ध हो। तो ये समझ में आया। उसके बाद आगे देखिए, यही वाला जो वाद है बेरूवाड़ी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, संविधान का अंग किसने नहीं माना? तो बेरूबाड़ी वाद, है ना। मैं आपको बताता हूं बेरूबाड़ी वाद, है ना। तो बेरूबाड़ी वाद, है ना, तो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया बेरूबाड़ी वाद 1960, भारत प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ऐसा कहा गया था, है ना। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ऐसा कहा गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में, तो इसको याद रखना है 1960। एक 57 में आया सबसे पहले, उसमें भी नहीं है करके बोला, फिर 60 में आया, उसमें भी नहीं है करके बोला। उसके बाद क्या होता है? इसलिए विधायिका प्रस्तावना में तो भाग नहीं है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती, ये भी कहा। किसने? बेरूबाड़ी वाद ने। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो समझ में आया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में यह कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए संसद इसमें संशोधन कर सकती है। तो जिसने जैसा कहा है याद रखना है फ्रेंड। सबसे पहले आया था 1957 में, इसने कहा था कि न्यायालय में प्रवर्तित नहीं है। फिर बेरूबाड़ी यूनियनवाद आया, इसने कहा कि भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है।
और इसने कहा केशवानंद भारती बनाम ने भाग है संशोधन कर सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा देना है। केशवानंद भारतीवाद ही सर्वोच्च न्यायालय के मूल ढांचा सिद्धांत थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया, प्रस्तावना को ही संविधान का मूल्य ढांचा माना। किसने माना ये? केशवानंद भारतीवाद बनाम राज्य, केरल राज्य। संविधान विधानसभा का मूल्य ढांचा में सकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते, सकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते। स्पष्ट संसद वैसे संशोधन कर सकती है जिसके मूल्य ढांचा या विचार पर मजबूतीकरण हो, उस टाइप का संशोधन कर सकती है सिर्फ, है ना। 42वें संविधान संशोधन 1976 इंदिरा के समय की बात है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए। एक तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, पेपर में आता है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो याद रखना है, तीनों को आएगा। आगे चलते हैं। अब क्या है, 42वां संविधान संशोधन आप पढ़ेंगे, उसमें देखना खासकर ज्यादा सब चीजें जोड़ी हैं और 44 में हटाए हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ऑप्शन में 42-44 दोनों देता है ना। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पूछा जा सकता है कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ये पूछा जा सकता है। 3 न्याय और स्वतंत्रता 5 है ना। दो प्रकार की समानता दी गई है, एक प्रतिष्ठा और अवसर की सामान्यता का उल्लेख किया गया है। तो इनको याद रखने की बनती है फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स, इनको याद रखना है। पेपर में आते हैं सब ये, नॉर्मली एग्जाम, पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, इसमें उसमें 1-2 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, है ना। बड़ी परीक्षाओं में भी बनते हैं, लेकिन छोटी में तो आएगा ही। तो भारत की संविधान में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की सामान्यता की व्यवस्था की गई है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कहीं संविधान नहीं है। तो इतना बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सर्वाधिक व्यापक संविधान है और यह अंशतः कठोर और लचीला है। बहुत बड़ा है, कठोर है और अंशतः लचीला भी है ना। लचीला बोल सकते हैं इसको। तो ये एक फैक्ट है, इसको याद रखने की बनती है ना। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस से आई थी। लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो फ्रांस से आई थी, इसको याद रखो। अमेरिका टिक मत करना, फ्रांस से आई थी, फ्रांस से। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस से आई थी। अब बात करते हैं, देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना अधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है, यानी संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? जनता है। भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था, अपन ने पढ़ चुके हैं। इसका संवैधानिक दस्तावेज था ये, जिसमें भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था। गहरा प्रभाव पड़ा था 1935 के अधिनियम को। संविधान की नींव भी कहा जाता है ना। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये पूछा जा सकता है। कौन से शब्द का प्रयोग नहीं किया है? संघीय शासन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। बल्कि संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, संघीय शासन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसको याद रखना है फ्रेंड्स, क्वेश्चन बनते हैं,
है ना। तो ये हमने प्रस्तावना को डिस्कस किए। अब मैं आपको यहाँ पे फटाफट से बताता हूँ और कैसे कैसे क्वेश्चन संविधान से बन सकते हैं, यानी उद्देशिका या प्रस्तावना से बन सकते हैं। संविधान प्रस्तावना से और ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, संविधान की प्रकृति कैसी है, संविधान की प्रकृति कैसी है, संविधान की प्रकृति कैसी है। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, संविधान की जो प्रकृति है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये संविधान की प्रकृति है। कभी पूछा गया संविधान की क्या प्रकृति है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। संविधान का उद्देश्य क्या है पूछा, तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, है ना। क्या है, न्याय लिखा है यहाँ पे, न्याय याद रख लो बस, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, है ना, ये संविधान का उद्देश्य है। संविधान का उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये अंगीकृत कब किया गया था, तारीख तो आप जानते ही हैं। कभी पूछा प्रस्तावना किस देश से लिया गया है ना, प्रस्तावना की अवधारणा या प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो याद रखना है अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है, भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। प्रस्तावना की अवधारणा या प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना की जो भाषा है, कैसी रहेगी भाषा, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं, है ना। उसके बाद कभी पूछा प्रस्तावना में भारत, भारत शब्द का उल्लेख कितने बार मिलता है, तो आप प्रस्तावना पूरी पढ़े होंगे, मात्र 2 बार। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, है ना। तो प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख मात्र 2 बार किया गया है ना। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, स्वतंत्रता, सामान्यता, स्वतंत्रता, सामान्यता और बंधुत्वता फ्रांस की क्रांति की देन है। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये फ्रांस की क्रांति की देन है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूस की क्रांति की देन है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये रूस की क्रांति की देन है। 1917 में हुई थी रूस की क्रांति। समझ में आया दोस्तों। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता फ्रांस की क्रांति की देन है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ये रूस की क्रांति की देन है। ये 2 चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम, यहाँ से ये बात करेंगे कि किसने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। संविधान की प्रस्तावना को किसने क्या क्या कहा है, मैं यहाँ पे पहले उनके नाम लिख के बता देता हूँ, फिर उधर साइड किसने क्या कहा है ये बताऊंगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, हमारी जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसको इन्होंने क्या क्या कहा है, तो ये पेपर में आते हैं, तो इनको देखना है। सबसे पहले देखिए पंडित नेहरू और ठाकुर गोपाल दास भार्गव, है ना। तो प्रस्तावना को आत्मा, संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। और संविधान निर्माण करने वाले लोग थे, संविधान निर्माताओं ने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो संविधान की आत्मा किन किन लोगों ने कहा है प्रस्तावना को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठाकुर दास भार्गव ने, और संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो ये समझ में आ गया आपको। ये एक के एस मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। ये पूछा जाते रहता है, ये के एस मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है, याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अर्नेस्ट बार्कर की। अर्नेस्ट बार्कर ये अंग्रेजी राजनीतिक शास्त्री थे ये, तो इन्होंने कुंजी नोट कहा है, प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा है। क्वेश्चन आता है अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है, तो कुंजी नोट कहा है, याद रखना है, कुंजी नोट कहा है। उसके बाद एन ए पालकीवाला के अनुसार कथन था प्रस्तावना संविधान का परिचय है। प्रस्तावना संविधान का परिचय है, यह कथन कहा था एन ए पालकीवाला ने। एन ए पालकीवाला ने क्या कहा, इसके अनुसार कथन था प्रस्तावना संविधान का परिचय है, तो याद रखना है ये संविधान का परिचय है, प्रस्तावना संविधान का परिचय है, ये एन के पालकीवाला ने कहा था। उसके बाद है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था, उन्होंने कहा था प्रस्तावना को, हमने कहा था हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है प्रस्तावना, ये इन्होंने कहा था।
तो ये समझ में आया कि आपको, तो ये इन्होंने ये सब प्रस्तावनाओं कहे हैं। अब यहाँ से आप ये सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, अनुच्छेद 32, अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है उसे संविधान की आत्मा कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए यहां से मैंने जो आपको बताया। तो अब चलते वापस। इसके अलावा भी फ्रेंड्स भारतीय संविधान की आलोचना भी की गई है बहुत सी। मैं आपको बताता हूँ कौन सी आलोचनाएं की गई है। तो सबसे पहली, भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा गया है। उधार का थैला, बहुत से देशों से हमने उधार लेके अपना अच्छा संविधान बनाए हैं, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। इसकी एक और आलोचना की गई है, बहुत विशाल संविधान, बहुत विशाल संविधान, ये भी कहा गया, ये भी एक प्रकार की आलोचना है। इसके अलावा एक और आलोचना मैं आपको बताऊं तो इसे तीसरे नंबर की आलोचना है इसकी, इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है। वकीलों का स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? तो सर आइबर जेनिंग्स, सर आइबर जेनिंग्स, सर। तो देखो 3 आलोचनाएं मिलती है। तो ये हमारे भारतीय संविधान की आलोचना भी की गई है, उधार का थैला कहा गया है, बहुत विशाल संविधान कहा गया है, वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। वकीलों का स्वर्ग किसने कहा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर आइबर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। उन्होंने कहा है यह संविधान बहुत ही स्पष्ट, जटिल एवं सामान्य लोगों के समझ से परे है। तो उन्होंने क्या कहा है, वकीलों का स्वर्ग कहा है हमारे भारतीय संविधान को, और उन्होंने कहा यह एक स्पष्ट, जटिल और सामान्य लोगों के समझ से परे है, ये कहा है ना। में आ गया, हमने क्या पढ़े। एक और बात याद रखिए, प्रस्तावना जो है वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, अर्थात गैर न्यायिक है, अपरिवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है प्रस्तावना, है ना। तो ये भी एक नोट याद रख सकते हैं आप। तो भारत की संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके तो मैंने अपने हिसाब से बताने की कोशिश किया हूं। तो इस लेक्चर में हमने भारतीय संविधान के उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को डिस्कस किए। वीडियो कैसा लगा, इसके अलावा एक नोट याद रखिए, भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित है और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट था जो बताया मैंने। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित है और 12 अनुसूचियां हैं। तो यह वाला लेक्चर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब, जब मिलेंगे आपको नए नोटिफिकेशन। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत को डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।